हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। और उसके अंदर हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं पार्ट 1। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके अंदर हम लेकर आए हैं कि जेईई मेन के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर वेटेज हमने उसका साइंटिफिकली निकाला है, उसको हमने एनालाइज किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं यहां पर कि केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके अंदर कुछ सब टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं जेईई मेन के पर्पज से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि केमिकल बॉन्डिंग का जो सिलेबस है, जेईई मेन के अंदर जो सिलेबस आया है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या सिलेबस रखा गया है। तो यहां पर हम बात करते हैं जेईई मेन एग्जाम 2024 सिलेबस का, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2024 जेईई मेन का जो सिलेबस है वो 2023 का जो सिलेबस है उससे एग्जैक्टली मैच करता है। यहां पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक बार डिटेल में यहां पर बता देता हूं क्या क्या सिलेबस है। कॉसेल लुईस अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्डिंग है जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को उसके बारे में पढ़ते हैं। लैटिस एनर्जी को पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसके अंदर हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से जो बॉन्ड के अंदर पोलरिटी डेवलप होती है उसको पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। वीबीटी यहां पर पढ़ते हैं। वीबीटी के अंदर क्या होता है, वीबीटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो वैलेंस जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो किससे बना है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बना है। और वीएसीपीआर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो हम यहां पर पढ़ते हैं। देन क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वीबीटी पढ़ रहे हैं। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर हमारे प्ले करता है इन द जेईई मेन एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, रिसेंट ईयर्स में जो देखा गया है एमओटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां पर जो फाजान्स रूल है, पोलराइजेशन है, वीक फोर्सेज है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर ये पूरा जेईई मेन में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सिलेबस है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से हैं, यहां पर वीएसीपीआर और एमओटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट यहां पर सब टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। अब मैं इसका जो साइंटिफिक एनालिसिस हमने करके निकाला है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए, तो यहां पर हमें यह पता लगता है कि जो ऑक्टेट रूल है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें कितना परसेंट कवरेज है, लगभग 13.22% जो है यहां पर कवरेज आया है किन क्वेश्चंस का, वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑक्टेट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस का। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का 8.26%। वीएसीपीआर जिसमें बेंट्स रूल कवर होता है, ड्रैगोस कवर होता है, हाइब्रिडाइजेशन इन आयनिक सॉलिड्स कवर होता है। ठीक है, यहां पर इसका वेटेज आ रहा है 27.27। देन डाइपोल मोमेंट 8.26%। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक फोर्सेज यहां पर 9.09। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा यहां पर 30.58% है। और फाजान्स रूल दैट इज पोलराइजेशन दैट इज 3.31%। तो इस तरीके से यहां पर एनालिसिस किया गया है कि जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी क्या क्या परसेंटेज, कितना कितना क्वेश्चंस जो है वो कवर किया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो आई होप इससे आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि किसमें हमें ज्यादा जोर देना है, किसमें हमें ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस जो है किसके ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम आपको जो ये फर्स्ट हमारा लेक्चर है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम कवर करने वाले हैं ऑक्टेट रूल एंड हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ में सॉल्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा और अपने कंसेप्ट जो हैं जो आपने पढ़े हैं क्लास के अंदर उनको यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर कैसे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम यहां पर जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो ऑक्टेट रूल से रिलेटेड होंगे, वीबीटी से रिलेटेड होंगे और हाइब्रिडाइजेशन पे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आते हैं
ऑक्टेट रूल पर बेस्ड या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जेईई मेन 2020 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चंस रीड करते हैं पहले। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज। ठीक है, तो आपने वीबीटी के कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ा होगा, आपको ये बताया जाता है क्लास के अंदर भी कि जब भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते क्यों है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। और स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो दो तरीके से बताया गया था, ऑक्टेट रूल के थ्रू और एनर्जी रिलीज कंसेप्ट के थ्रू। तो एनर्जी रिलीज कंसेप्ट जो था उसके अंदर आपको ये बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका अगर हम डिस्टेंस के साथ में कर्व ड्रॉ करें, क्या करें, डिस्टेंस के साथ में कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि यहां पर ये हमारा डिस्टेंस है r और यहां पर हमारी ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी का एक्सिस है और ये r जो है यहां पर ये डिस्टेंस का एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब एटम इनफाइनाइट पे होते हैं, यहां पर हमने माना कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, जब इनफाइनाइट पे होते हैं तो क्या होता है, उनके पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है या लगभग बराबर जीरो होती है। ठीक है, लगभग क्या होती है, जीरो होती है या जीरो होती है। तो यहां पर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एटम्स जो हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। जैसे ही उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वो क्या होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कम होने लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहां पर और रिड्यूस होने लगेगी, यानी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी कब तक, यहां पर एनर्जी जो है रिलीज होगी, यहां पर जो है अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो रिपल्शन फोर्सेस से ज्यादा हैं तो क्या होंगे, एटम्स पास आएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, जब अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर और भी ये पास आएंगे तो अब क्या होगा, यहां पर रिपल्शन फोर्सेस जो होंगे, रिपल्शन फोर्सेस जो होंगे वो अट्रैक्शन फोर्सेस से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहां पर एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है, और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां पर जो है इसकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कर्व आपको कहां पर देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है r और यहां पर ये एनर्जी की एक्सिस है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर डिक्रीज हो रही है और फिर उसके बाद में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है उससे रिजेंबलेंस शो कर रहा है। तो हमसे भी यहां पर क्या पूछा गया है कि H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो कर्व होगा वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो आप यहां पर बता पाएंगे अब कि ये सेकंड जो यहां पर कर्व दिया हुआ है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो कर्व है H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था जो कि जेईई मेन 2020 के अंदर, जेईई मेन 2020 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन को रीड कर लिया है हमसे, यहां पर ये जो गिवन बॉन्ड्स हैं, ये जो गिवन बॉन्ड्स हैं उनके एवरेज बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो किन किन के बीच में दिए हुए हैं। तो पहला जो बॉन्ड हमें दिया हुआ है दैट इज कार्बन एंड क्लोरीन एटम के बीच में दिया हुआ है। सेकंड जो बॉन्ड दिया है हमें दैट इज कार्बन एंड ब्रोमीन एटम के बीच में दिया हुआ है। थर्ड जो बॉन्ड है दैट इज कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में दिया हुआ है। एंड फोर्थ हमें दिया हुआ है कार्बन एंड आयोडीन के बीच में। इसका मतलब यहां पर जो कार्बन है वो तो सभी के अंदर क्या है, कॉमन है। यहां पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, फर्स्ट वाले में या फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। अब क्या हम यहां पर जानते हैं कि अगर मैं बात करूं आपसे एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आयोडीन की ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप में सबसे नीचे आता है। फ्लोरीन सबसे ऊपर आएगा, देन क्लोरीन आएगा, देन ब्रोमीन आएगा, देन आयोडीन आएगा। यहां पर जो शेल नंबर होता है फ्लोरीन के लिए वो क्या होता है, 2 होता है, क्लोरीन के लिए 3 होता है, ब्रोमीन के लिए 4 होता है और आयोडीन के लिए 5 होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, आयोडीन की। तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। और कार्बन जो है वो तो सभी के अंदर कॉमन है। तो अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि बॉन्ड लेंथ जो है उसका क्या ऑर्डर आना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि यहां पर कार्बन तो सबके अंदर कॉमन है, जिसके साथ में जो अटैच्ड एटम है अगर उसकी साइज कम होगी, उसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, तो जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, साइज में छोटा होगा या उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो CF बॉन्ड लेंथ जो होगी वहां पर सबसे कम होगी, देन CCl बॉन्ड लेंथ होगी, देन CBr बॉन्ड लेंथ होगी और देन CI बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट हमने यहां पर पढ़ा हुआ है कि जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उस बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेम एटम के साथ में अगर किसी डिफरेंट एटम को लगा दिया जाए, ठीक है, हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट एटम को लगा रहे हैं। ठीक है, कार्बन यहां पर क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसके यहां पर जैसे जैसे एटम की, सराउंडिंग एटम की साइज इंक्रीज होती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मुझे देनी है वो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, किसमें कम देनी पड़ेगी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर क्या मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर पूछूं आपसे तो क्या आप मुझे बता पाएंगे किसके अंदर सबसे कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे? जहां पर सराउंडिंग एटम सबसे ज्यादा साइज का होगा, तो जहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब CF बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन CCl बॉन्ड की, देन उसके बाद में CBr बॉन्ड, देन उसके बाद में CI बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर CF बॉन्ड, देन CCl बॉन्ड, देन CBr बॉन्ड, देन CI बॉन्ड किस ऑप्शन में हमें दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 3 के अंदर। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? एवरेज बॉन्ड एनर्जी का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है यहां पर, इसका मतलब घटते हुए क्रम में हमें जमाना है। तो CF के बाद में CCl, देन CBr, देन CI, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमने क्या कंसेप्ट यूज में लिया है कि जो एटम है, सराउंडिंग एटम है, उसका जो ऑर्बिटल होगा जो कि इसके साथ में ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी CI के अंदर। और जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन गिवन मॉलिक्यूल, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2021 के अंदर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें यहां पर जो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, उन सभी के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन सभी को क्या करेंगे, हम एक्सपांड करके लिख लेंगे। क्या करेंगे? एक्सपांड करके लिख लेंगे। तो यहां पर ये जो CH3 दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देन ये जो कार्बन एटम है इसके साथ में हाइड्रोजन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, देन उसके बाद में सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। देन 5 यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड काउंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड हैं और 1 पाई बॉन्ड यहां पर हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं?
टोटल इस मॉलिक्यूल में 10 सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स यहां पर हमें दिए हुए हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो ये जेईई मेन 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एन एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या पूछा है कि यहां पर जो गिवन स्पीशीज हैं उनके अंदर कौन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और कौन एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, और उसका पेयर जो है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। यहां पर हमें दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर BCl3 एंड SF6, ठीक है, और बाकी में हमें दिया हुआ है NO, H2SO4, SF6, H2SO4, BCl3 एंड NO। तो यहां पर कॉमनली जो यहां पर कंपाउंड हमें दिए हैं कौन कौन से दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है BCl3, तो BCl3 को ड्रॉ करते हैं यहां पर और फाइंड आउट करते हैं कि एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा या ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। तो BCl3 में अगर हम बात करें तो BCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इससे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इससे सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर बॉन्डिंग इसके वैलेंस शेल में, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, क्या आए 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आए। तो ये क्या बोला जाएगा, ये हाइपोवैलेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हाइपोवैलेंट। ठीक है, और हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, या तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या फिर एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जो कि हाइपर वैलेंट होते हैं। क्या होते हैं, जो कि हाइपर वैलेंट होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो BCl3 जो यहां पर दिया हुआ है दैट इज हाइपोवैलेंट, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये दोनों ही पेयर, दोनों ही जो टाइप के मॉलिक्यूल है वो उस पेयर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है NO एंड H2SO4। ठीक है, तो NO जो होता है, NO के अंदर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो हमने देखा यहां पर कि नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। क्या बच गया है, नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है, और जहां पर बॉन्डिंग के बाद में किसी सेंट्रल एटम पर अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर NO के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। ऑक्सीजन एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 11। तो जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में निकल कर आते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोला जाता है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो यहां पर NO जो हो जाएगा दैट इज ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो मिल गया, हमें चेक करना है कि क्या यहां पर जो पेयर दिया हुआ है H2SO4 दिया हुआ है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है क्या वो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है क्या। तो यहां पर हम चेक करते हैं H2SO4 को, तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। H2SO4 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड होते हैं और 2 OH जो है वो सल्फर से इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर जब बॉन्डिंग हो गई है उसके बाद में हमने देखा कि सल्फर जो है उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो यहां पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कौन कौन से माने जाएंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में माने जाएंगे। तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन। कितने आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जब भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 जो है वो क्या है, यहां पर 12 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम आफ्टर बॉन्डिंग वैलेंस शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शो कर रहा है
तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइपरवैलेंट। ठीक है, तो ये जो H2SO4 है दैट विल बी एन हाइपरवैलेंट स्पीशीज। क्या हो जाएगी ये, हाइपरवैलेंट स्पीशीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, NO एंड H2SO4 एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर जो बाकी बचे हुए ऑप्शन है उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि SF6 जो मॉलिक्यूल यहां दिया हुआ है H2SO4 के साथ में, क्या वो एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला तो हमें ऑलरेडी पता है ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है, हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन दिया हुआ है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्या। तो हमें चेक करना है सल्फर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सल्फर में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक फ्लोरीन एटम में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 6 में कितने हो जाएंगे 7 इंटू 6, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 48। तो ये तो ओड नहीं आ रहा है, जिसमें ओड अगर नहीं आ रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिर वो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहां पर हम चेक करते हैं BCl3 और NO को, तो NO हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, NO क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और BCl3 क्या है, एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो केवल और केवल आंसर यहां पर क्या मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 NO एंड H2SO4। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा गया था और कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट बिकॉज, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा है, और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि क्लास में भी ये स्टेटमेंट लिखवाया जाता है कि PCl5 जो है वो बन सकता है लेकिन NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये पता होगा कि फॉस्फोरस के अंदर तो क्या होता है, फॉस्फोरस का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियोन 3s2 3p3, ये फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं, अगर मैं फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं तो इसके पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके पास में, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक्साइट हो सकता है, और एक्साइट हो गए क्या कर सकता है, अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो ये यहां पर चला गया, तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 5 बच गए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहां पर PCl5 क्यों बन पाता है, बिकॉज फॉस्फोरस के पास में वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर पा रहा है, अपने कोवेलेंसी को इंक्रीज कर पा रहा है, इसलिए PCl5 तो बन जाता है। लेकिन NCl5 क्यों नहीं बन पाता है, इसके लिए हम रीजन ढूंढते हैं कि नाइट्रोजन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3, ठीक है, हीलियम 2s2 2p3। अब यहां पर वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर जो है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जो है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अनपेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब नाइट्रोजन जो है उसके पास में क्या कोई 2d ऑर्बिटल होगा, क्या इसके पास में कोई 2d ऑर्बिटल होंगे, क्या नहीं होंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 2d ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो जब अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज ही नहीं कर पाएगा तो ये NCl3 का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, NCl3 का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, NCl5 का फॉर्मेशन
नहीं कर सकता है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है कि PCl5 तो बन जाता है लेकिन NCl5 क्यों नहीं बन पाता है, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है? नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस। क्या ये रीजन है? नहीं। ऑप्शन 2, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो यहां पर ये इसका रीजन हो जाएगा। किस कारण से NCl5 नहीं बन पा रहा है? बिकॉज नाइट्रोजन में कोई डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वैलेंस शेल के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस। क्या यहां पर हम नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से बॉन्ड जो बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ फॉस्फोरस का फॉस्फोरस से जो बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं। और कैटेनेशन क्या होता है? आपस में बॉन्डिंग करना, यानी नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन एटम के साथ में अगर बॉन्डिंग करे तो उसको क्या बोला जाएगा? कैटेनेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहां पर इसका रीजन नहीं होता है। साइज ऑफ फॉस्फोरस इज लार्जर देन नाइट्रोजन। क्या साइज के कारण ये इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, तो ये भी इसका रीजन नहीं होगा। तो ओनली जो यहां पर आंसर है हमारा वो क्या होगा? यहां पर सेकंड जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें असर्शन क्या बोला गया है? जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप, और इसका जो रीजन दिया हुआ है दैट इज इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर जो असर्शन दिया हुआ है और जो रीजन दिया हुआ है ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। दूसरी बात कि जो रीजन दिया गया है वो असर्शन के लिए वैलिड है या नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा गया था। अब आपने वीबीटी के कंसेप्ट में एक चीज ये पढ़ी होगी कि कभी भी अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ फेज ओवरलैप कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज ओवरलैप का मतलब क्या है? नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो कैसे यहां पर होगा? सॉल्यूशन आपको बताता हूं इसका, कि यहां पर ये एक्सिस है हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हमने माना है। यहां पर s ऑर्बिटल प्रेजेंट है एक एटम का, और दूसरे एटम का py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? या तो py ऑर्बिटल या फिर pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या ये s ऑर्बिटल इसके साथ में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्या ये s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल तो कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग करता ही नहीं है। और यहां पर क्योंकि px ऑर्बिटल नहीं है, क्या है? py और pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज ओवरलैप। और इसी कंडीशन में क्या हो रहा है? कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैप बोलेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ फेज ओवरलैप जो है वो एक जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप ही है। अब ये इसका रीजन बोला गया है कि इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्या यहां पर ये वैलिड रीजन लग रहा है? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो क्या है? इस ऑर्बिटल के डायरेक्शन ऑफ अप्रोच से क्या है? अलग है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो हमेशा क्या करेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा। तो यहां पर अगर इस ऑर्बिटल में हमें px ऑर्बिटल मिलता तो यहां पर डायरेक्शन अप्रोच क्या हो जाती? इसके साथ में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाता, लेकिन यहां पर इसकी डायरेक्शन अप्रोच जो है वो डिफरेंट है, इस कारण से ये जीरो ओवरलैप हो रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो वैलिड रीजन है असर्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1। ठीक है, तो कितना इजी ये क्वेश्चन था। ओवरलैपिंग के ऊपर दिया हुआ है, जो कि कंसेप्ट हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। क्या पूछा गया है कि जो ऑर्बिटल्स यहां हमें गिवन है, इन ऑर्बिटल्स में से ऐसे ऑर्बिटल्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि क्या होंगे? अलोंग द एक्सिस होंगे। ठीक है, किसी भी एक्सिस के क्या होंगे? अलोंग उनका ओरिएंटेशन होगा।
वो हमें यहां पर फाइंड आउट करने हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2023 के अंदर, रिसेंट जो यहां पर एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक एक करके यहां पर फाइंड आउट करते हैं कि कौन से अलोंग द एक्सिस यहां पर ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएक्स ऑर्बिटल की। तो अगर पीएक्स ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है। पीएक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पीएक्स जो है एक एक्सियल ऑर्बिटल है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। तो यहां पर पीएक्स जो है वो एक एक्सियल ऑर्बिटल है। पीवाई की हम बात करें तो पीवाई में क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर वाई एक्सिस है तो ये पीवाई ऑर्बिटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सिस एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर में आ जाएगा। पीजेड की हम बात करें तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अगर जेड एक्सिस है तो पीजेड ऑर्बिटल कैसा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एक्सियल ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो है उसकी जो लॉब्स होती है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होती है, लेकिन एक्सिस जो होती है उसके अलोंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो ये तो हमें पता लग गया कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। क्या ये किसी एक्सिस के अलोंग इसकी लॉब्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसका मतलब डी एक्स वाई ऑर्बिटल हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे हम। डी वाई जेड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो डी वाई जेड ऑर्बिटल कैसा होगा, इस डी वाई जेड प्लेन के अंदर होगा ये, और इसकी लॉब्स जो होंगी वो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं होंगी। इसका मतलब डी वाई जेड भी हमारा आंसर नहीं होगा। और डी एक्स जेड की अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो डी एक्स जेड कैसा होगा, ये भी इसकी भी जो लॉब्स होती है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर होगी, लेकिन एक्स और जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड नहीं होंगी, तो ये भी जो है हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ये डी जेड स्क्वायर होता है। तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये हमारे आंसर में काउंट हो जाएगा। और लास्ट जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम कैसे देखते हैं, ये यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर भी कितनी लॉब होती हैं, 4 लॉब्स होती हैं, और ये चारों ही क्या होती हैं, एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होती है। 2 लॉब्स एक्स एक्सिस के अलोंग और 2 लॉब्स वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होती है। और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये भी हमारे आंसर के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल कौन से ऑर्बिटल मिले हमें, 3 ऑर्बिटल तो ये हैं, और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी एक्सियल ऑर्बिटल है। तो टोटल यहां पर 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि एक्सियल ऑर्बिटल है, जो कि अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड है। तो आंसर क्या हो रहा है हमारा, यहां पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन का, जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे वीबीटी के अंदर काम में आता है, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग देखनी होती है कि कौन सा ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटर हैलोजन IF5 एंड IF7। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, जेईई मेन 2023 के अंदर पूछा गया है। और कितना इजी क्वेश्चन है अभी आप देखिएगा। IF5 एंड IF7, IF5 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयोडीन लिखा, आयोडीन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने लिख लिए, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लिए हमने। आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं, 5 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 5 फ्लोरीन जोड़ दिए। फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, तो क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप कितना लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर बचा, ठीक है। IF7 की हम बात करें, फिर से हम क्या करेंगे, आयोडीन लिखा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखिए,
ठीक है, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 7 फ्लोरीन एटम को जोड़ दीजिए, 7 फ्लोरीन एटम को जोड़ दिया। क्या यहां कोई लोन पेयर बच रहा है? क्या नहीं बच रहा है, तो यहां पर लोन पेयर कितने होंगे? 0 हो गए। यहां पर अभी हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? केवल लोन पेयर पूछा है, हमसे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है, हमसे कोई शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? केवल कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल यहां पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे? वीबीटी का कंसेप्ट लगाएंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर 5 सराउंडिंग एटम है तो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। IF7 में 7 सराउंडिंग एटम है तो 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर लोन पेयर 0 है और यहां पर लोन पेयर कितना है? 1 है। इन दोनों का अगर सम करें तो कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा, क्योंकि पूछा है हमसे सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटर हैलोजन IF5 एंड IF7। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? 1। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो 2023 में पूछा गया है, रिसेंट ईयर में पूछा गया है। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon इन XeO F4 रेस्पेक्टिवली आर। क्या पूछा है? कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हमें यहां पर जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज XeO F4। क्या दिया हुआ है? XeO F4। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? जो कि सबसे ज्यादा यहां पर कोवेलेंसी रखेगा, सबसे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पर xenon जो है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब xenon के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि हमसे यहां हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या 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 यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं? तो xenon के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड से जुड़ सकता है क्योंकि ये बाईवेलेंट है। फ्लोरीन जो है वो मोनोवेलेंट है, तो क्या करेगा? एक ही सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ पाएगा। अब यहां पर हम चेक करते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर बन रहे हैं, कितने लोन पेयर बच रहे हैं। तो यहां पर स्टेरिक नंबर हमें पता लगा। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? यहां पर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, और एक पाई बन रहा है। तो केवल हमें लोन यहां पर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और एक लोन पेयर इसके पास है। तो यहां पर स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता लग चुका है, क्या आ रहा है? sp3d2। पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन xenon एटम। तो xenon एटम के ऊपर क्या यहां पर एक लोन पेयर नजर आ रहा है मुझे? यस। तो sp3d2 तो यहां पर हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हमसे क्या पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ रहा है? sp3d2 एंड लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के ऊपर? वो आ रहा है 1, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा sp3d2 एंड 1। किसमें दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 3 के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। कितना इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। तो यहां पर हमसे पूछा है कि किन किन पेयर्स में जो यहां मॉलिक्यूल दिए हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्या हो गया? सेम स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2021 के अंदर। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, उसमें दिया हुआ है सल्फेट और क्रोमेट, ठीक है। तो यहां पर SO4 2- दिया हुआ है। SO4 2- का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उससे एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो निकलकर सामने आता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
यहां पर ये क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। क्या होगा यहां पर, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ठीक है, अब CrO4 2- की अगर हम बात करें तो CrO4 2- के अंदर भी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी SO4 2- की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, और जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये भी क्या बनाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इसमें भी क्या होता है, यहां पर सभी जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या होते हैं, बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सभी के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं, क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हुए? यस, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हुए, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर दोनों में ही टेट्राहेड्रल आ रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल आ रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लगा, तो फिर हमने पता लगा लिया कि इसका क्या स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है, क्योंकि हमें जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्या बोला गया है, C एंड D, A एंड B, A एंड C एंड B एंड C। ठीक है, तो हमने ये तो पता लग गया कि यहां पर A ऑप्शन में जो पेयर दिया हुआ है वो आइसो स्ट्रक्चरल है। बाकियों के बारे में भी देखते हैं, तो इसको हटाते हैं यहां पर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, दैट इज SiCl4 एंड TiCl4। क्या दिया हुआ है, SiCl4 और TiCl4। SiCl4 की हम बात करें तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है। इसके अंदर भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब CCl4 का स्ट्रक्चर जो होता है वही SiCl4 का स्ट्रक्चर होगा। तो सिलिकॉन और इससे 4 क्लोरीन जो है वो टेट्राहेड्रल में जुड़े होंगे। अब हम बात करते हैं TiCl4 की। ठीक है, TiCl4 में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, टाइटेनियम है। और टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आप जानते हैं क्या होता है, 4s2 3d2 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर टाइटेनियम जो है वो भी क्या बना लेगा, और टेट्राहेड्रल यहां पर शेप में 4 क्लोरीन इससे कोवलेंटली जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं, ये भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और TiCl4 भी क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो दोनों ही टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं NH3 एंड NO3- की। NH3 एंड NO3- की। NH3 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर, और हाइड्रोजन जो है यहां पर एक पिरामिडल शेप में अरेंज हो जाते हैं। तो इसका जो शेप आता है दैट इज पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और बात करते हैं NO3-। NO3- के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, और एक ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है। तो यहां पर सभी जो बॉन्ड हैं उनमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1- आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या मिल रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या NH3 और NO3- जो है उसका स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं है सेम, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCl3 एंड BrCl3 की। BCl3 एंड BrCl3 की। तो यहां पर हमें ये स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं इनका।
BCl3, BCl3 में बोरोन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 क्लोरीन के साथ में क्या बना लेगा? कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, हमें क्या स्ट्रक्चर मिला? ट्राइगोनल। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। नेक्स्ट है BrCl3। BrCl3 में ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? म्यूचुअली शेयर कर देगा क्लोरीन के साथ में। तो यहां पर क्या बन जाएंगे? 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 3 तो BrCl बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ठीक है, अब इससे मुझे ये पता लगा कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3d आएगा। और sp3d के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया? यहां पर अरेंजमेंट किया पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। अब मुझे ये पता है कि 3 यहां पर BrCl बॉन्ड आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे। और TBP ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर जो होते हैं वो कहां पर जाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन में जाते हैं। तो यहां पर ये लोन पेयर चले गए, ठीक है, इक्वेटोरियल में। और जो क्लोरीन एटम होंगे वो बचे हुए जो 3 पोजीशन है वहां पर चले जाएंगे। ये जो लोन पेयर है वो इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? सीसो स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीसो स्ट्रक्चर हो जाता है। तो क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं? क्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? कि केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहां पर ये आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्पीशीज CH4 NH4 प्लस BH4 माइनस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी हमसे एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा है और एक यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। और स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो पहले हमें क्या करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है CH4। CH4 के केस में हम क्या करते हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, स्टेरिक नंबर निकाला। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? स्टेरिक नंबर आएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक्चुअल जो यहां पर मॉलिक्यूल होगा वो किस में आएगा? टेट्राहेड्रल शेप में। क्या आएगा इसका शेप? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 4। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, तो इसकी दोनों इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, शेप आएगा, वो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 10 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं NH4 प्लस पे। अब NH4 प्लस के अंदर क्या होगा? दिस इज NH4 प्लस। ठीक है, तो यहां पर स्टेरिक नंबर में कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें NH4 प्लस में तो NH4 प्लस के अंदर नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल वैलेंस शेल के अंदर? सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? 7। 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। और एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक इसमें से हमें माइनस करना होगा। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो NH4 प्लस और CH4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, और इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का ही क्या है? टेट्राहेड्रल है। एक और हमें स्पीशीज दी हुई है BH4 माइनस। अब BH4 माइनस के अंदर क्या होता है? जो BH3 होता है, BH3 जो होता है उससे क्या होता है? एक H माइनस आके जुड़ जाता है, उससे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल बन जाता है। ठीक है, दिस इज BH4 माइनस। ठीक है, अब यहां पर इसका स्टेरिक नंबर निकालें हम
तो स्टेरिक नंबर हमें पता लगा कि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। किससे पता लगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 और शेप हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो शेप जो है वो तीनों की ही क्या है? टेट्राहेड्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें BH4 माइनस के अंदर, तो BH4 माइनस के अंदर बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, तो इसमें भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों ही स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और सभी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो हमें एक इस ऑप्शन में दिया हुआ है दैट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P एग्जिबिटेड इन PF5, यानी PF5 के अंदर जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर उसको sp(x) dy से यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो द वैल्यू ऑफ y क्या होगी? और ये जेईई मेन 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। PF5 हमें पूछा गया है, PF5, ठीक है, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है और यहां पर फ्लोरीन जो है वो सराउंडिंग एटम है। अब सराउंडिंग एटम जो है यहां पर क्या दिया हुआ है? मोनोवैलेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उनको लिख लेंगे। लिख लिए। कितने फ्लोरीन है? 5 यहां पर फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है, क्या यहां पर फॉस्फोरस पे कोई लोन पेयर बचा? क्या नहीं बचा। तो स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेरिक नंबर में क्या आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0 है। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 जब स्टेरिक नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। अब sp3d है तो इसको आप कंपैरिजन करो जो हमें यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है उससे, sp3d, और हमें जो दिया हुआ है दैट इज spx एंड dy। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि x जो है वो कितना हुआ? 3 हुआ, x इक्वल टू 3 हुआ एंड y इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ। तो y इक्वल टू क्या आया? 1 आया। हमसे क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। तो इतना इजी क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है उस पे इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर PF5, BRF5, PCl3, SF6, ICl4- ClF3 एंड IF5। इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इन स्पीशीज में आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है PF5 उसकी हम बात करते हैं। PF5 के अंदर क्या करेंगे? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन को जोड़ दिया। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मुझे ये पता है कि भाई फॉस्फोरस के अंदर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट होता है, तो यहां पर एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में। ठीक है, तो यहां पर स्टेरिक नंबर निकाला। स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आया? 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5। ठीक है, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5। और स्टेरिक नंबर 5 जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। ठीक है, तो इसके अंदर तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा आंसर नहीं है। BRF5 की बात करते हैं। BRF5 में क्या होगा? सेंट्रल एटम ब्रोमीन, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन के वैलेंस शेल में। ठीक है, 17 ग्रुप एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये 5 फ्लोरीन हमने जोड़ दिए। मोनोवैलेंट होता है फ्लोरीन, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर इसके ऊपर बच रहा है। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 5 सिग्मा बॉन्ड। कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर,
6 यहां पर निकल कर आ रहा है स्टेरिक नंबर, और जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। ठीक है, तो BrF5 जो है उसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा ना है कि इसका क्या शेप होगा, हमसे ये पूछा है केवल कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन किस किस का, sp3d2 है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल PCl3। PCl3 में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके, वैलेंस शेल के अंदर होंगे। ठीक है, 3 क्लोरीन इससे जुड़ रहे हैं, तो क्लोरीन जो है यहां पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। एक लोन पेयर बचा है इसके पास में, तो यहां पर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, और इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं SF6 की। SF6 के अंदर सल्फर सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, 6 फ्लोरीन एटम इससे जुड़े हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे या सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 6 फ्लोरीन एटम जुड़ गए। अब यहां पर स्टेरिक नंबर निकाला, स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पेयर है क्या इसके ऊपर, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर जब 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। इसका मतलब ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। नेक्स्ट ICl4-। अब ICl4- के अंदर क्या होगा, हमने पहले आयोडीन लिखा, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज मान लिया हमने इसके ऊपर आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं, 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, ये 4 क्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट किया स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या निकल कर आएगा, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर आएगा 6, और 6 जब होता है तो क्या आता है, sp3d2। ठीक है, इसका मतलब ICl4- के अंदर भी sp3d2 होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ClF3। ClF3 के अंदर क्या होगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन जोड़ दिए, 3 फ्लोरीन जोड़ दिए। कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, कितने लोन पेयर, 2, तो स्टेरिक नंबर क्या आया, 5, और 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3d। इसका मतलब ClF3 हमारा ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं IF5। IF5 के अंदर क्या होगा, अगेन आयोडीन सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 7 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, 5 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो 5 फ्लोरीन जो है यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक लोन पेयर बच गया। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, कितना निकल कर आएगा, 5 + 1 लोन पेयर, 6 आ रहा है, और 6 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3d2। इसका मतलब IF5 भी हमारा मॉलिक्यूल होगा जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे मॉलिक्यूल है गिवन में से जिनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इतना इजी क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है, और JEE मेन 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है,